हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकम टैक्स इज अ, आयकर किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुकेशन सेस इज लेविड इन केस ऑफ, शिक्षा उपकर किस पर लगाया जाता है? तो ये इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, चाहे एओपी हो गया, बीओआई हो गया, जितने भी प्रकार के पर्सन होते हैं सब पे लगता है। तो ऑल एसएससी सभी कर निर्धारित ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इम्पोज्ड ऑन, आयकर किसके ऊपर लगाया जाता है? तो चाहे वैध इनकम हो चाहे अवैध इनकम हो, तो बोथ लीगल एंड इलीगल इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकम टैक्स 1961 एप्लीकेबल टू, आयकर किस पर लागू होता है? तो इंडिया के सभी स्टेट पर लागू होता है, सभी राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसएससी इंक्लूड्स, कर निर्धारित में क्या क्या सम्मिलित है? तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया कि एसएससी क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंडिविजुअल है, कंपनी है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये सब क्या होते हैं? एसएससी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, एओपी कंसिस्ट ऑफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में यानी कि व्यक्तियों के संघ में क्या क्या सम्मिलित है? इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल, ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ। ये मैंने आपको बताया था, एओपी और बीओआई दोनों क्या होता है? एक समूह ही होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या है? पर्सन का नाम लिया है, यानी कि इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई सब मिला करके कोई एक समूह बनाते हैं तो उसे हम लोग एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन सिर्फ नेचुरल इंडिविजुअल पीपल जब जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीओआई कंसिस्ट ऑफ, बीओआई में क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, नेचुरल जो पर्सन है उनका जब समूह होता है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस इज, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कितना है? तो ये है 4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो टोटल इनकम को किस में परिभाषित किया गया है? ये बताया गया है धारा 2 उपधारा 24 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ द स्टेचुरी पावर टू इशूड नोटिफिकेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने का वैधानिक शक्ति किसके पास है? तो ये है सीबीडीटी। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इज अलाउड अंडर, वेतन से संबंधित जो भी कटौतियाँ मिलती हैं वो कौन सी धारा में दी गई हैं? तो ये है धारा 16 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन के विरुद्ध कटौती की अनुमति किस में दी गई है? तो ये है प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत, व्यावसायिक कर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन, आयकर किसके ऊपर लगाया जाता है? तो जो एनुअल इनकम होती है, यानी कि एक साल में आपने कितना इनकम अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, उसका इनकम टैक्स किस पे लगता है? असेसमेंट ईयर पे। ये भी मैंने बताया है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब एक्सप्लेनेशन की वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, असेसमेंट ईयर स्टार्ट ऑन, निर्धारण वर्ष कब से प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल, और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? तो ये खत्म होता है 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर, आयकर के अंतर्गत कितने आय के शीर्षक दिए गए हैं? तो ये दिया गया है टोटल 5, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और सबसे लास्ट में है अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड हैं आपके इनकम के। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन, निवासी स्थिति का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर में कितना दिन भारत के अंतर्गत रहा है
ये रेजिडेंशियल स्टेटस उसका बताता है, तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है टैक्सेबल इनकम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, कर योग्य आय किसके आधार पर निर्धारित की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति रेजिडेंशियल स्टेटस उसका कैसा है इंडिया में, इसके आधार पर उसके टैक्सेबल इनकम को देखा जाता है। अगर आपने जब इनकम टैक्स आप पढ़े होंगे तो तीसरा या चौथा चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें एक चार्ट पढ़े होंगे कि अगर वो एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसके कौन से आय पर कर लगेगा। अगर वो ओआर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके कौन से इनकम पर लगेगा, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके कौन से इनकम पर टैक्स लगेगा। तो ये सभी कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगी और न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है सेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इस, निवासी स्थिति की धारा क्या है, तो ये है धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत ही सब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है सैलरी ऑफ एमपी एंड एमएलए इज, सांसद या विधायक के वेतन क्या होते हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, कर मुक्त होता है, यानी कि उस पर कोई कर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आरपीएफ फुल फॉर्म इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंतर्गत आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, आरपीएफ के अंतर्गत ब्याज क्रेडिट की छूट की सीमा कितनी है, ये है 9.5%। अगर यहीं पर एम्प्लॉयर के बारे में पूछ देता है तो वो होगा 12%। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 वही रिलेटेड है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू, आरपीएफ में नियोक्ता का अंशदान कितने % तक छूट रहता है, तो वो होता है 12% तक। अगर नियोक्ता यानी कि जैसे ए है बी है, अगर बी ए के यहाँ काम करता है और ए बी के नाम पर आरपीएफ में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, तो जो 12% उसका अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल कार फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़, सरकारी और निजी प्रयोजन के लिए छोटी कार के संबंध में अनुलाभ की कर योग्य राशि कितनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कर योग्य राशि है, तो अगर छोटी कार है तो कितना रहेगा 1800 पर मंथ, अगर यहीं पे बड़ी कार बोल देता तो वो होगा 2400 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 26 टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिग कार, अगर बड़ी कार है और उसका ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ दोनों है तो कर योग्य राशि कितनी होगी 2400 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 27 है एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड, शिक्षा भत्ता कितनी दर की छूट दी गई है, तो वो क्या है 100 रुपये पर मंथ है अप टू 2 चाइल्ड, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चे के पीछे 100 रुपया माफ़ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल में इलाज के संबंध में मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति कितनी की जाती है, तो 15,000 तक का किया जाता है। ये सब इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एचआरए एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन, जो आपका हाउस रेंट अलाउंसेज होते हैं वो कौन से धारा के अंतर्गत कर मुक्त बताया गया है, ये बताया गया है आपका धारा 10 उपधारा 13 और ए। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि एचआरए किस प्रकार से एग्जेम्प्टेड होता है, पार्शली होता है फुली होता है, तो ये पार्शली होता है, यानी कि पूर्णतः नहीं होगा, आंशिक रूप से ये एग्जेम्प्ट होता है हाउस रेंट अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 30 है परक्विजिट कम्स अंडर, अनुलाभ कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है धारा 2 उपधारा 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31 है अलाउंस फ्रॉम यूएन इज, संयुक्त राष्ट्र से अगर कोई भत्ता मिलता है तो वो क्या होगा, पार्शली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा, फुली एग्जेम्प्टेड होगा, तो ये क्या होगा फुली एग्जेम्प्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है एंटरटेनमेंट अलाउंसेज, मनोरंजन भत्ता क्या होता है, तो ये फुली टैक्सेबल होता है, पूरी तरीके से कर योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है एचआरए एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013A इंक्लूड्स, धारा 10 उपधारा 13A के अंतर्गत मकान किराया भत्ता में
जो छूट मिलता है वो कितना है। तो अगर क्वेश्चन में आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी की नाम दिया रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में सिर्फ 4 लोग हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का बात किया है तो वो 50% होगा। अगर इन 4 के अलावा कोई भी सिटी दिया हुआ है तो वो 40% होगा। तो यहाँ पे हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम दिया हुआ है तो बस क्या देखना है, 50%। 50% ऑफ सैलरी इफ़ अकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर इन 4 जगह पे है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर इन 4 जगह के अलावा कहीं पे है तो 40% क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उस पर कर नहीं लगेगा, बाकी पे कर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्री फूड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस बिजनेस प्रेमाइसेस एग्जेम्प्टेड अप टू, यानी कि कार्यालय में अगर आपको काम करने के दौरान मुफ्त भोजन मिलता है तो वो कहाँ तक कर मुक्त है। तो ये क्या है, ₹50 पर मील, यानी कि एक समय का आप खाना खाते हैं उस पर 50 रुपये कर मुक्त है। अगर उससे ऊपर का है तो बाकी जो एक्सेस मनी है उस पर टैक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्पेकुलेटिव बिजनेस आर, सट्टा के जो व्यवसाय हैं वो कैसे होते हैं। तो ये फुली टैक्सेबल होते हैं, यानी कि इस पर जितनी भी राशि प्राप्त होती है उस पर टैक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेयर टोटल ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 36 मंथ देयर विल, जहाँ मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों का कुल ब्लॉक 36 महीने के बाद हस्तांतरित किया जाता है, वहाँ किस प्रकार का लाभ होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि ये किस प्रकार के एसेट हैं। बोला है डेप्रिसिएबल एसेट हैं। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि आपके दिमाग में 2 चीज़ें होनी चाहिए जब हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएबल एसेट की, यानी कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब की बात हो रही है जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर बोला है कि 36 महीने के पहले बेच दिए हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म गेन कहेंगे। वहीं पर अगर 36 महीने के ज़्यादा के बाद बेचा गया, यानी कि 36 महीना हो चुका है उसके बाद बेचा गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म गेन। अब ये तो बात हो गई डेप्रिसिएबल एसेट की। अगर क्वेश्चन में आपके ये दे दे कि सिक्योरिटी है, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कोई अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी है, जब भी उनकी बात करेगा तो आपके ध्यान में ये 36 मंथ नहीं होने चाहिए, तब आप ध्यान में देंगे 12 महीने। जो हम लोग करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला फॉलो करते हैं, सेम आप यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में आपकी साफ साफ बोला है कि डेप्रिसिएबल एसेट है, यानी कि मूल्यह्रास योग्य संपत्तियां हैं, उनको 36 महीने के बाद हस्तांतरित किया जा रहा है। जिस दिन खरीदे उसके 36 महीने बाद हम लोग बेच रहे हैं, तो वो उस पर जो भी गेन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, नहीं तो हानि भी हो सकती है। तो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ या हानि। अगर यहीं पर बोलता कि 36 महीने के पहले है डेप्रिसिएबल एसेट तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो जाता। और अगर क्वेश्चन में आपके यहाँ सिक्योरिटी की बात कर देता और 36 महीने है, यानी कि हम लोग को ध्यान में क्या रखना था, 12 महीने, 12 महीने के बाद है। अगर 12 महीने के बाद है तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 12 महीने के पहले है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान में देना है कि सिक्योरिटी को लेकर के ये काम है। बाकी जितने भी एसेट हैं, कोई बिल्डिंग दे दिया, कोई कार दे दिया, कोई फर्नीचर दे दिया है, कुछ भी प्लांट मशीनरी दे दिया है, तो वो सब क्या होते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, कैपिटल एसेट इंक्लूड, यानी कि पूंजीगत संपत्ति में क्या क्या सम्मिलित होता है। डिपॉजिट बॉन्ड्स, स्टॉक इन ट्रेड और नन ऑफ द अबव। तो जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल एसेट होते हैं, क्योंकि वहाँ से पूंजी को एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कैपिटल गेन आर देयर। पूंजीगत लाभ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडेक्शन विल बी डन, सूचकांक बनाया जाता है। तो सूचकांक शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए और अदर सिक्योरिटीज़, तीनों के लिए किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। सूचकांक बनाने का मतलब क्या है कि आप उसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी वैल्यू प्रेजेंट में कितनी है उस पर कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बिफोर 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2001 से पहले लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक कितना है। तो वो उसको बेस माना जाता है और बेस हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है, आधार वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, द रेट ऑफ टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी कंसर्न यूनिट ऑफ एन
इक्विटी ओरिएंटेड फंड इज, तो ये होता है 15%। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा किसी भी सिक्योरिटी के ट्रांसफ़र करने से उसको कितना टैक्स उस पर लगेगा, तो वो होता है कितना 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो भी किस पे है, ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 42 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हैज़ बीन डिफाइंड। लघु अवधि के पूंजीगत संपत्ति किस प्रकार से परिभाषित किए गए हैं, तो ये परिभाषित किया गया है धारा 2 उपधारा 42A में। क्वेश्चन नंबर 43 है, फुल फॉर्म ऑफ STCG। STCG का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, फुल फॉर्म ऑफ LTCG, तो इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एग्जेम्प्टेड इफ इट इज। पिछले वर्ष के दौरान में आपको मौद्रिक उपहार मिले हैं, वो पूरी तरीके से कर मुक्त रहेगा अगर, तो ये क्या होगा, अगर 50,000 से ज़्यादा नहीं है कोई गिफ्ट जो कि आपको पैसे के रूप में मिला है, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड रहेगा। 50,000 के ऊपर रहेगा तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।